हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो पॉलिटी फॉर ईपीएफओ की सीरीज़ में हमने पिछले 3 लेक्चर में देखा है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आए हुए पॉलिटी क्वेश्चन, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज पॉलिटी के एमसीक्यू के डिस्कशन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। पॉइंट 1 कह रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। कह रहा है यहाँ पे कि जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो आया था, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो एक्ट आया था, क्या उस एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में आ गई थी। आपको पता होगा कि मेजॉरिटी और नॉन मेजॉरिटी मेंबर दोनों ही थे। तो क्या नॉन मेजॉरिटी जो नॉन ऑफिशियल है वो मेजॉरिटी में आ गए थे। पॉइंट 2 कह रहा है, द डिस्कशन ऑन बजट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज अलाउड टू बी फर्स्ट टाइम। इसी एक्ट के बाद क्या डिस्कशन, बजट पे जो डिस्कशन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट मिल गया नॉन ऑफिशियल्स को। ऑप्शन 3 कह रहा है, मुस्लिम वर गिवन सेपरेट इलेक्ट्रोड। क्या मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद मुस्लिम सबको सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल गया। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। करेक्ट चूज करना है हमें यहाँ पे। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, सारे के सारे ही करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तीनों ही पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ क्या था, पहली बात तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म, इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। दूसरी बात कि इस 1909 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके साइज को बढ़ा दिया गया दोनों जगह पे, ऑफिस सेंटर में भी और स्टेट में भी। ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस काउंसिल की साइज़ को इंक्रीज कर दिया गया दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। सेंटर में तो 16 से 60 कर दिया गया। सेंटर में पहले 16 हुआ करता था, फिर इस एक्ट के बाद 60 मेंबर कर दिए गए। प्रोविंशियल में क्या हुआ कि डिफरेंट रखा गया नंबर, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग नंबर होते थे मेंबर्स की। ठीक है, इसके अलावा सेंटर में क्या हुआ कि ऑफिशियल की मेजॉरिटी रखी गई। सेंटर में सेंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे ऑफिशियल मेंबर उनकी मेजॉरिटी रखी गई। इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की यहाँ पे मेजॉरिटी होगी। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके अलावा बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंस में मेंबर को पावर मिला, बोथ दोनों ही जगहों पे मेंबर्स को पावर मिले किस चीज़ की, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, इसके अलावा बजट पे डिस्कशन करने की। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखने आपको। इसके अलावा क्या हुआ, और एक और ख़ास बात यहाँ पे क्या है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इन्होंने ज्वाइन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडियन एग्जीक्यूटिव किसकी, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुआ। कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एज अ लॉ मेंबर, आप कह सकते हैं कि लॉ मिनिस्टर बन के वो सेंटर की वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी बिल्कुल सही है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद से ही क्या हुआ, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई। सेपरेट इलेक्ट्रोड में क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट जो जनता है वही वोट कर सकते हैं। तो इसी को सेपरेट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये मुस्लिम्स के लिए पहली बार यहाँ पे डिमांड की गई। इसी के बाद जो मॉडले मिंटो है इनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से धर्म के नाम पर राजनीति स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा या आप यूँ कह सकते हो कि इस एक्ट के बाद, मॉडले मिंटो रिफॉर्म के एक्ट के बाद कम्युनलिज्म जो है उसे इस एक्ट ने लीगलाइज्ड कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसे इस एक्ट ने लीगलाइज्ड कर दिया। इसके अलावा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रखा गया कुछ और लोगों के लिए भी, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा जो बड़े ज़मींदार थे इनके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन रखा गया, इनकी भी सुनी जाती थी इस एक्ट में, इस एक्ट के बाद से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मॉन्टेग्यू जेम्सफॉर्म रिफॉर्म। ऑप्शन 1 कह रहा है, इट वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट
करने की कोशिश की गई, यही इसका ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का। क्या ये बात सही है? ऑप्शन 2 कह रहा है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। अब सेंटर और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए गए, जिस तरीके से आज यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट बांट दिए गए। पॉइंट 3 कह रहा है बोथ बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये बात सही है? तो इसमें आपको चूज़ करना है राइट आंसर। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सारे के सारे पॉइंट सही है। यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। यहाँ भी सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो मॉडल मिंटो था, ठीक है। 1919 इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हो, डायरेक्ट ये पॉइंट वहीं से लिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इंक्रीमेंट करना है किसको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। पॉइंट 2 कह रहा है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का क्या मतलब है? जवाबदेही, है ना। रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेही। जवाबदेही कैसे? लोगों के प्रति। तो लोगों के प्रति तब होगा जब लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। पावर का जब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से, है ना, है ही रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया में देख लो, वहाँ पे क्या है, पावर का सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। सारी पावर उनके एक पर्सन के एक जगह पे सारी पावर क्या स्ट्रक है, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इसका पता कैसे चला कि ये रिस्पॉन्सिबल है? तो रीज़न यही है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपकी याद रखनी है। तो यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अलावा पहली बार क्या हुआ, बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी बात सही है, पहली बार। अब देखिए, जब ये दोनों चीज़ें होंगी, पहली बात तो ये कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग हो गए। दूसरी बात कि बाइकैमरलिज्म और इलेक्शन भी हो रहा है, वो भी डायरेक्ट। तो जब ये दोनों चीज़ें जब आप जोड़ते हो तो इसी को तो बोलते हैं रियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब क्या हुआ, प्रोविंस को रियल पावर मिल गई, उनके तो अधिकार मिल गया कि आप इन मुद्दों पे, इन सब्जेक्ट्स पे अपने लॉ बनाओगे। अब जो मेंबर बनाएंगे लॉ, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आने लगे। और बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें इस एक्ट से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है। इसके अलावा आप देखो, इसका ये भी चीज़ याद रखना है आपको कि छोटा सा चीज़ है कि जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो सेपरेट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, लेकिन ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मिल गई। यहाँ पर भी पावर सेंट्रलाइज ही और यूनिटी तरीके से ही काम कर रहा है, सेंटर के पास ही ज़्यादा पावर है, ठीक है। इसके अलावा और ये आप याद रख सकते हो कि जो मेजॉरिटी इलेक्शन से चूज होने लगा था ना, मतलब जो बाइकैमरलिज्म है, जो अब लेजिस्लेटिव है, उसमें अब जो मेजॉरिटी मेंबर था, पहले आपको पता था कि जो मेजॉरिटी था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के नॉमिनेटेड किए होते थे। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल मेजॉरिटी होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आएंगे, चूज़ करके आएंगे, ठीक है। तो ये भी ऑटोनॉमी देने वाली बात होगी। इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ गया। पहले जो मुस्लिम्स के लिए था, अब यहाँ पे सिख के लिए, जो ब्रिटिश जो यूरोपियंस थे उनके लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब और ज़्यादा कम्युनलिज्म बढ़ने लगा। इसके अलावा ये एक चीज़ खास पॉइंट ये है कि इसी एक्ट के बाद लंदन में पहली बार इंडिया का एम्बेसी बनाएगी, वहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गया इसी एक्ट के बाद, ठीक है। और इसी एक्ट में ये मेंशन था कि अगर 10 साल बाद क्या होगा, एक कमीशन बैठेगी जो इस एक्ट को रिव्यू करेगी कि फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वही कमीशन क्या बना बाद में, साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं देखिए इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लूँ, उस क्वेश्चन को अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँ, ताकि पूरा चैप्टर एक तरीके से
हमारा ख़त्म हो सके इस कुछ क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ वर प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन अंडर कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। 1932 का जो कम्युनल अवार्ड आया था, उस अवार्ड में किन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिला? ऑप्शन 1 यहाँ पे 1 है मुस्लिम, 2 सिख और 3 यूरोपियंस। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज़ करना है ए, बी एंड सी डी में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। जो कम्युनल अवार्ड था 1932 का, ठीक है, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, वो कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड, वो पीएम थे। और उन्होंने अनाउंस किया ये स्कीम कि रिप्रेजेंटेशन देंगे हम किसको? माइनॉरिटीज़ को इस अवार्ड के थ्रू, ठीक है। और सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाने की बात कही, किसके लिए? मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। तो इन लोगों के लिए पहले जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब इस अवार्ड के थ्रू यहाँ पे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आप ये देखो, पहली बात ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ मुस्लिम या सिख, एंग्लो यूरोपियंस की बात नहीं, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास का भी नाम है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मुस्लिम, सिख, एंग्लो यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो जो डिप्रेस्ड क्लास की बात है, इस चीज़ से गांधी जी थोड़े परेशान हो गए, हर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट ने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने की भी बात की गई, ठीक है। तो गांधी जी इस चीज़ से परेशान हो गए, उन्हें लगा कि ये जो हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रोट है उसको तोड़ने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो हिंदू की यूनिटी है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, उन्हें ये लगा। इसके बाद वो अनशन पे बैठे गए यरवदा जेल में, ठीक है, जैसे हम सबको पता है। और उसके बाद हुआ एक पैक्ट साइन, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट में क्या हुआ कि हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रोट जो गांधी चाहते थे वो बना रहा। अब डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के लिए अलग सीट नहीं है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया गया, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया, उनके लिए रिजर्व सीटें बनाई गई, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। पहला पॉइंट कह रहा है विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन देन। तो ये तो हमें पता लग गया कि नहीं, रामसे मैकडोनल्ड थे। पॉइंट 2 कह रहा है पूना पैक्ट वाज साइंड इन इट्स आफ्टरमैथ बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। ये बात भी हमने देख ली, ये बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। सॉरी राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ओनली 2, ऑप्शन बी। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गांधी जी क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, क्योंकि हिंदू इलेक्ट्रोट में डिप्रेस्ड क्लास को अलग, शेड्यूल कास्ट को अलग इलेक्ट्रोट देने की बात की थी। इसीलिए गांधी जी नाराज़ हो गए थे और बाद में उन्हें मनाने के लिए पुनः पैक्ट साइन हुआ, जिसके बाद से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, ना कि सेपरेट इलेक्ट्रोट। और विंस्टन चर्चिल तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1858, ठीक है। सेकंड कह रहा है लॉर्ड डलहौजी बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, या बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 और 2। तो यहाँ पे आपको इसको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर पहले समझ लीजिए, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कौन सा है? 1857 के रिवोल्ट के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसी को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ओनली 1, ऑप्शन ए, ओनली 1। अच्छा, तो इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलते थे? 1857 का युद्ध हुआ, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो एक्ट आया उसे गुड गवर्नमेंट एक्ट बोलने की क्या ज़रूरत थी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेज़ों ने ऐसा एक्ट ले आया कि गुड गवर्नमेंट करेंगे वो इंडिया में। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे? तो इसका रीज़न ये है कि 1858 के इस एक्ट से, इस एक्ट के बाद एक चीज़ ऐसी हुई जिसने इंडिया में, इंडिया का जो आज भी सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है, इंडिया का सिनेरियो थोड़ा चेंज किया। उस क्या था? वो था आंसरेबिलिटी, ठीक है। अब हर एक पर्सन
किसी ना किसी के लिए उत्तरदायी हो गया, किसी ना किसी के लिए उत्तरदायी हो गया। फॉर एग्जांपल जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट वाइसराय के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, और वाइसराय को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट को जवाब देना पड़ेगा वाइसराय को। वाइसराय रिस्पॉन्सिबल हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। अब कुछ भी होगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सवाल पूछेगा वाइसराय से, वाइसराय को आंसर देना पड़ेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सवाल करेगी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आंसर देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जब किसी भी गवर्नमेंट में आंसरेबिलिटी आ जाती है या हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या होती है, गुड गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जैसा कि बोला जाता है, मैं किसी को अपोज नहीं करता, एज अ एस्पिरेंट आपको भी कभी भी पार्टी फेवर नहीं करना चाहिए। मेरे एक टीचर थे, सर थे, जो जिन्होंने बताया था ये बात प्रिपरेशन के टाइम पे। उन्होंने बोला कि कभी भी एस्पिरेंट को पार्टी फेवर नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉलिसी फेवर करो। जिस पार्टी की, जिस गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी के बारे में डिस्कस करो हमेशा। एज अ एस्पिरेंट कभी भी पार्टी के बारे में डिस्कस मत करो, वरना वो चीज़ें आपके आंसर सीट पे दिखेंगी और फिर आप सोचते रह जाओगे कि मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, ठीक है। तो कभी भी पार्टी फेवर नहीं करना है, पॉलिसी फेवर करना है। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जैसा कि आजकल के टाइम में आप भी पढ़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है वो आंसरेबिलिटी नहीं है, वो आंसर नहीं करती है मीडिया का, ना ही किसी चीज़ का आंसर नहीं करना पसंद करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये, और इससे पहले और इससे बात क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट या ये भी गवर्नमेंट कभी ना कभी आंसर करे। तो जब आंसरेबिलिटी आती है ना, जवाब दी आती है, तो काम सही से होता है। इसीलिए इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ, 1858 के इस एक्ट से एक चीज़ ये हुई, सबसे बड़ी चीज़, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी नहीं थे वो पर्सन थे लॉर्ड कैनिंग, जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने। इसके अलावा इसी एक्ट के बाद वाइसराय के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट भी स्टार्ट हुआ, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और वो कंप्लीट अथॉरिटी रखता था किस पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ साथ 15 मेंबर का एक काउंसिल भी दिया गया, 15 मेंबर का एक काउंसिल भी दिया गया कि उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which were the changes introduced by Indian Independence Act 1947? 1947 का जो एक्ट आया, उस एक्ट से क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड राइट टू सीसेट फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। सीसेट मतलब अलग हो जाना, ठीक है। इट प्रोवाइड राइट टू सीसेट, या क्या भारत के पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का राइट था। ऑप्शन पॉइंट 2 कह रहा है, इट गेव 2 ऑप्शन टू प्रिंसली स्टेट आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। कह रहा है इस एक्ट ने जो प्रिंसली स्टेट है, जो रजवाड़े थे, उनको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। क्या ये बात सही है। ऑप्शन 3, इट मेड इंडिया अ डोमिनियन। क्या इस एक्ट ने इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया। या ऑप्शन 4, इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ द वाइसराय। क्या इस एक्ट ने वाइसराय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया। ये चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सा है। ओनली 1 and 4, ओनली 2, 3 and 4, ओनली 1, 3 and 4, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ओनली 1, 3 and 4, ठीक है। ओनली 1, 3 and 4, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है, इट गेव 2 ऑप्शंस टू प्रिंसली स्टेट दैट इज आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। जबकि यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें एक राइट और मिला था, या तो इंडिया से ज्वाइन करे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या वो खुद इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का केस, वहाँ के राजा हरि सिंह, उन्होंने बोला था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। बाद में जब पाकिस्तान वालों ने उन्हें खदेड़ा तो वो इंडिया वालों के पास आए थे कि हमारी हेल्प कीजिए। तो ये कंसेप्ट था वहाँ पे। 3 ऑप्शन थे, आइदर इंडिया, आइदर या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं आप, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी भी इंडिया के पास पावर है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से वो निकलना चाहे तो निकल सके, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल उतना कोई इंटरेस्ट है नहीं उस कॉमनवेल्थ का, इसलिए इंडिया अभी भी उसमें पार्टिसिपेटरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट मेड इंडिया डोमिनियन। ये बात भी बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें, वो क्या हुई, ये वही कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो बंटवारा साथ में हुआ, ठीक है। बंटवारा साथ में हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ साथ एक और चीज़ भी आई थी, रेडक्लिफ, ठीक है। तो रेडक्लिफ का जो कमीशन था, उस कमीशन से बंटवारा स्टार्ट हुआ। बंटवारा में 2
नए देश बने, 2 देश बने, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ये 2 डोमिनियन बने। डोमिनियन मतलब क्या होता है? डोमिनियन मतलब होता है, ठीक है, गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हर चीज़ है, लेकिन जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल डोमिनियन यहाँ पे 1947 के एक्ट के बाद क्या था कि हमारा प्रधानमंत्री भी होगा, हमारी असेंबली भी होगी, हम सारे काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे हमारे टिल 1950 तक? अंग्रेज था, है ना, माउंटबेटन। तो ये चीज़ ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। डोमिनियन मतलब पार्शियल पावर थी, कंप्लीट पावर नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं से ऊपर हमारे ऊपर एक अथॉरिटी थी ब्रिटिश की, तो ये था डोमिनियन। इसके बाद इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसराय, बिल्कुल सही है, इन्होंने ऑफिस ऑफ वाइसराय को हटा के फिर गवर्नर जनरल का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इवन उसको भी ख़त्म कर दिया, और दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल का कंसेप्ट दे दिया कि आप दोनों के गवर्नर जनरल होंगे। तो इसके और क्या हुआ, इस एक्ट के बाद बोला कि दोनों ही डोमिनियन, इस एक्ट में आया था कि दोनों ही डोमिनियन जो है इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, और ये हुआ कि लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो था, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट पे जो होता था कि आप हमारी कुछ सेना आपके यहाँ रहेगी, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं, और आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम अटैक करेंगे, मतलब हमारे ऊपर अटैक होगा, इस तरीके की नाटो ट्रीटी जैसा था। तो इस ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को भी ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद ही ये बोला गया था कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रह लो, ठीक है। तो और क्या हुआ, और ये हुआ कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तक, इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया के केस में हुआ कि चलो पाकिस्तान वालों ने तो बोला कि हमें गवर्नर जनरल ना चाहिए भैया, हम अपना ठीक है। इंडिया वालों के केस में क्या, इंडिया वालों ने बड़ी पेशेंस से काम लिया, 1947 से लेकर 1950 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। ज़रूरी भी था ये, ठीक है, मेरे हिसाब से भी ज़रूरी था ये, क्योंकि यही रीज़न है शायद कि इंडिया ने पेशेंस से काम लिया, हर चीज़ सीखी, बारीकी से देखी, इसी वजह से आज तक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता आ रहा है, मजबूती से खड़ा है। और इवन आप पाकिस्तान को देख लो तो पाकिस्तान में 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, ठीक है। यही कुछ रीजंस हैं। तो 1947 के एक्ट के बाद 1950 में हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1950 तक कौन सा एक्ट काम कर रहा था? क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 काम कर रहा था? नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही चल रहा था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? क्या साइलेंट फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935? ऑप्शन पॉइंट 1 है फेडरेशन विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और पॉइंट 2 है डायरकी एट द सेंटर, या पॉइंट 3 अबोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, 3, ऑप्शन बी 1, 3, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ये क्या है, तीनों ही साइलेंट फीचर थे, ठीक है। कुछ चीज़ें और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फैक्चुअल क्वेश्चन है, आने का कोई चांस नहीं है एग्जाम में। कितने सेक्शन थे? 321 सेक्शन थे, और कितने शेड्यूल थे? 10 शेड्यूल थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई है। मतलब ये कि डिफरेंट जो प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेट है, उसको एक यूनिट कंसिडर करो, ठीक है, स्टेट कंसिडर करो, और स्टेट का एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, एक इंडिया एज अ स्टेट का एक ग्रुप बनाओ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। इसके अलावा पावर का डिवीज़न करो, ये बात भी हुई, 3 लिस्ट में पावर डिवाइड करो, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आप जानते हैं फेडरल, कंकरेंट और प्रोविंशियल में क्या डिफरेंस है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दे दी गई यहाँ पे, डायर की सेंटर में तो रखी गई, ठीक है, लेकिन अच्छा डायर की सेंटर में रखी गई। इसके अलावा अब ऑटोनोमस जो यूनिट है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिनको दी गई, अब जो स्टेट को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो दे दी गई, अब उनके पास पावर आ गई एडमिनिस्ट्रेशन करने की अपने स्पेयर में। जो जैसे आजकल जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनके पास पावर है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, वो पावर दे दी गई, ठीक है। इसके अलावा सेंटर में डायर की, ठीक है, ये था सेंटर में डायर की था, मतलब दोहरी सरकार की दोहरी व्यवस्था थी, सब्जेक्ट 2 थे वहाँ पे, रिजर्व और ट्रांसफर, ठीक है। पर जो सेंटर में डायर की थी ना 1935 के एक्ट से जो आया, वो कभी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आप जब एक्ट पढ़ोगे तो मिलेगा आपको, लेकिन वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा ये हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रोड यहाँ भी दिया गया फॉर SC, वुमेन और लेबर।
ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे लेबर, क्योंकि हम लोग ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लेबर की बात आई है, तो आपको याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि किस एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला लेबर को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था लेबर को, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, अब 10% ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, जो ज़मींदार है उनकी बेसिस पे उनको राइट मिल गया वोटिंग का। इसके अलावा आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आज का वीडियो कुछ लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं, ताकि 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमारा चैप्टर लगभग लगे कि ख़त्म हो गया, ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। जो ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी थी इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुई, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई? हमने ये लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन ऑप्शन में था, डिस्कस किया था वहाँ पे। इसका ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स मैटक्लेफ, माउंटबेटन या लॉर्ड मैकॉले। इसका राइट आंसर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले, जो मैकॉले मिनट जो आया था उसके साथ ही क्या हुआ था, ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, एजुकेशनल पॉलिसी स्टार्ट क्यों हुई थी? ब्रिटिश एजुकेशन से ब्रिटिश को क्या फ़ायदा था? इंडिया को एजुकेट करने से, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंडिया को एजुकेट करने से ब्रिटिश को क्या फ़ायदा था? अगर आज के टाइम में भी आप देखो तो मूवीज़ में या कहीं भी देखो तो कहते हैं कि सरकार जानबूझ के एजुकेट नहीं करना चाहती है कि अनपढ़ रहे लोग, है ना, समझ ना पाए सरकार की पॉलिसी ये वो, और सरकार बनी रहे। तो ब्रिटिश इतना अच्छा कैसे सोचने लगे कि इंडियन को एजुकेट करो भैया? क्यों? तो इसका रीज़न क्या था? रीज़न था ब्रिटिश कल्चर से ब्रिटिश का फ़ायदा। आप कुछ चीज़ें देखो, याद करो, आप राजा राम मोहन राय जी को याद कीजिए आप, काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर, है ना। मैं तो गॉड ही मानता हूँ इन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी में इतना बड़ा बड़ा चीज़ ला दिया। और आप इनकी ड्रेसिंग स्टाइल देखना, ठीक है, जो काफ़ी रिफॉर्मर थे या जो काफ़ी एजुकेट थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, उनकी आप ड्रेस स्टाइल देखो, उनकी ड्रेसिंग काफ़ी मॉडर्न ब्रिटिश स्टाइल होता था। शर्ट पैंट ये सब, कैप वगैरह वो सब पहनते थे। इसके अलावा आप गांव देहात जो कि एजुकेटेड नहीं थे उतने, उनकी ड्रेसिंग देखो तो उनका ड्रेस काफ़ी कल्चरल था, इंडियन स्टाइल था, धोती कुर्ता पजामा ये सब। तो यही फ़ायदा था एजुकेशन से। ब्रिटिश अपना कल्चर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था इंडियन मार्केट में, ताकि उनका जो ट्रेड है वो बढ़ता रहे, और ये इन्होंने इसीलिए किया था, ठीक है। इसका कोई रीज़न नहीं था कि वो बड़ा अच्छा सोचते थे, इंडिया का पढ़ा लिखा के महान बना देना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ? अच्छा, लॉर्ड मैकॉले ने क्या करा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्यों फेमस है भाई? ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल के लिए, बंगाल में दोहरी शासन प्रथा इन्होंने लाई थी। इसके अलावा फ्रेंच से इनकी काफ़ी राइवलरी थी, यही वो पर्सन है रॉबर्ट क्लाइव। चार्ल्स मैटक्लिफ, ये क्यों फेमस है? इन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ किया तो नहीं, लेकिन इनके टाइम में एक बड़ा फेमस प्रेस लॉ आया था जिन्होंने प्रेस को काफ़ी छूट दे दी थी, ठीक है, लिबरेट किया था, प्रेस को इन्होंने काफ़ी छूट दी थी। और माउंटबेटन तो हम जानते हैं, 3 जून प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो। इसके अलावा रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन भी याद रखना है, वो माउंटबेटन से ही जुड़ा है। और रेड क्लिफ जो कमीशन है, मैंने बताया पिछले लेक्चर में, ये 2 कमीशन एक साथ थी, जिनको चेयर कौन कर रहा था? रेड क्लिफ कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनियन स्टेटस वाज एन प्रपोजल। जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया गया, ये गिवन में से कौन से प्लान से दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्लान, या माउंटबेटन प्लान, या साइमन कमीशन प्लान, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो इससे पहले क्या आया था? इससे पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया, और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन चीज़ें काफ़ी क्रोनोलॉजिकल वे में चल रही है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। अगस्त ऑफर में ये सिंपल ऑफर दिया था, भैया हमारी हेल्प कर दो थोड़ी, तो हम आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में, ब्रिटिश ने बोला। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन में हुआ कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा, एक ड्राफ्ट मतलब क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए, प्रपोजल भेजा कि भैया हमारी हेल्प कर दो, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन दे सकें। इन्होंने प्रपोजल भेजा क्रिप्स मिशन से। ये ड्राफ्ट था, ये वर्ड याद रखना आपको, ड्राफ्ट है ना, ये कोई पक्का सांचा नहीं था, ये ड्राफ्ट था।
और इसी ड्राफ्ट को, इसी क्रिप्स मिशन के इस ड्राफ्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए लीगली गवर्नमेंट के ऑफिशियल के थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसी प्लान को फॉर्मलाइज करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना है आपको। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। ठीक है, माउंटबेटन ही थे। तो ये थे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि आपको सारा का सारा चैप्टर का निचोड़ मिल जाए लगभग, कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उसके थ्रू। तो ये था आज का डिस्कशन। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा कनेक्ट रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके यूज़फुल है तो। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।